यस स्मार्ट कैरेट पोर्टल से मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं जो है मैथ की क्लास एमपीजी के जो चल रहा है हमारा उसकी मैथ की क्लास लेके आया हूँ। और इसमें हम आज जो पहला चैप्टर हमारा वो संख्या पद्धति से है। उससे पहले मैं जो आपको संख्या पद्धति के बारे में बता रहा हूँ। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले ये जानना चाहिए। पहले नंबरों का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। तो नंबर में हमें जैसे सबको जानते हो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे सभी जानते हो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बेटा एक से लेकर के जहां तक एक से लेकर के अनंत तक, ठीक है, एक से लेकर के अनंत तक का अगर हम बात करें एक से लेकर के अनंत तक, ठीक है, अनंत तक सभी जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, एक दो तीन चार सब मिला करके क्या होता है नेचुरल नंबर होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद आपको चाहिए एक सम। उस सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या या इसको बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर ये सम संख्या होती है जो दो, चार, छह, आठ और 10 ऐसी जो दो के पहाड़ा में आता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। दूसरी बात है हम विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो के पहाड़ में नहीं आता। जैसे वो नंबर ऑड नंबर कहलाता है। ऑड नंबर जैसे 1, ठीक है, 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7 ऐसे नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाते हैं, ये ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी वो विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद एक चीज है हम लोग पूर्ण संख्या की बात करेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जो पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या जैसे आप जानते हैं एक से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, अनंत तक, अनंत तक की बात है वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद आपको एक और पूर्णांक संख्या की बात करेंगे। तो पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जो पूर्णांक संख्या उसे हम करेंगे चाहे तो यहाँ इस बीच में जीरो, जैसे -1, -2, -3, जैसे +1, +2, +3, +4 ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है? तो ये आप लोग जाने। इसके अलावा आपको पूर्णांक संख्या के बाद हम आपको धन पूर्णांक और ऋण इधर वाला होता है, जो जीरो से इधर वाला होता है वो आपका धन पूर्णांक कहलाता है। जो इधर जीरो से जैसे जीरो है ना, जीरो के इस साइड से इस साइड वाला भाग जो है धन पूर्णांक कहलाता है। और जीरो से इधर वाला भाग जो है वो ऋण पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है ऋण पूर्णांक। क्या कहलाता है बोलो, ऋण पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम -4 लिख दिए इसका मतलब ये ऋण पूर्णांक है। अगर आप -5 लिख दिए तो मतलब ऋण पूर्णांक है। लेकिन अगर आप +5 लिख दिए यानी 5 लिख दिए तो वो आपका धन पूर्णांक कहलाएगा। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक में आपने इतनी जानकारी रख ली है। इसके बाद बेटा आज हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं जो पेपर में बहुत पूछता है। उसी से क्वेश्चन आज हम रिवाइज कर रहे हैं और पूर्ण मैं तो कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बताइए रियल नंबर। ऐसी संख्या देखते जाइए पेपर में कैसे पूछेगा। वास्तविक संख्या ऐसी सही संख्या जो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो। परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या हम वो कहलाएंगे, देखते जाइए, जिसे हम p/t के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p/t के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम 2/2 लिख दिए और 2/3 लिख दिए तो ये तो ठीक है परिमेय संख्या दिख रहा है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। लेकिन अगर हम 2 बस लिखिए तो उसमें भी 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या मुझे कहते हैं जो पूर्णांक नहीं होते। जैसे अगर हम √5 की बात करें तो √5 कोई इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं है। √5 का मान लगभग 1 पॉइंट करके कुछ कुछ आएगा।
तो ये पूर्णांक ये कहना अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जैसे अंडर रूट 2 का मान भी अपरिमेय है, लेकिन अंडर रूट 25 का मान अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 25 5 का वर्गमूल कहलाता है, इसलिए अपरिमेय नहीं है। देखिए अभी इसके बाद मैं अब क्लास अभी इसका एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू कराने के बाद इसके बाद मैं एमपीजी के लूंगा। एमपीजी की क्लास हमारी चलेगी। कल संडे है, कल की क्लास आपकी 2 से 3 घंटे की रहेगी, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अपना कोर्स कवर करने की कोशिश होगा और मैं 101% कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये आप लोग पढ़ने अपढ़ने ये सब संख्या जानती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में अगर हम आपको बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखा देंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और हमें कैसे समझना है। सबसे पहले आभास संख्या जानने किसे कहते हैं? आभास संख्या। बेटा आभास संख्या जानने के लिए, आभास संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। आभास संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या होगी जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस बोलिए। ठीक है, आभास संख्या, आभास संख्या क्या? ऐसी संख्याएं जो, देखिए ऐसी संख्याएं आभास संख्या किसे कहेंगे बताइए? ऐसी संख्या होती है जो किसी के टेबल में नहीं आती है, उसे हम क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, आभास संख्या को अगर हम और समझना हो तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे देखिए अगर हम एक की बात करें तो आभास संख्या नहीं, तो 2 से शुरू होता है। 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए। देखिए 7 तो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, लेकिन 9 आता है। 9 किसके पहाड़ा में आएगा? जो 3 के भी आता है और 9 के, इसलिए 3 आभास संख्या, 9 आभास संख्या नहीं है। तो 9 के बाद क्या है? 11 आ गया, 11 के बाद 13, 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 19 के बाद हम देखेंगे 23 होता है, 23 के बाद हम देखेंगे 29 होता है, 29 के बाद हम देखेंगे 31 होता है। ठीक है, 31 के बाद अगर हम देखें, 31 के बाद हम देखेंगे 37 होता है। देखिए क्यों? क्योंकि 31 के बाद 32 आता है, 33 भी आता है 3 के पहाड़ा में और 11 के पहाड़ा में। 33 के बाद 34 भी आएगा, 34 के बाद 35 भी आता है, 35 के बाद 36 भी आता है, फिर 37 नहीं आता, फिर 38 आता है, 39 भी आता है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 39 आता है और 13 के टेबल में भी आता है, 40 आता है, 41 नहीं आता है, 41 क्या है? 42, 43, 43 भी आभास संख्या है। चलिए 42, 43, 44, आता हो, 51 भी आता है, 53 नहीं आता किसी के पहाड़ा में, 54, 55, 57, 57 किसी के पहाड़ा में नहीं आता। फिर 61 नहीं आता है, 62, 63, 64, 65, 67, 67 नहीं आता है, 68, 69 के बाद 70 और 71 आता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, म्यूट हटा करके बोले तो भी सुनी, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, 69 के बाद हम लोग 70। ठीक है, आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अपन अब देखें 70 के बाद हम देखिए 71 आता है, 71 आएगा, फिर 72, 73 नहीं, 73 किसी की पहाड़ा में नहीं आता है। हम वही नंबर लिख रहे हैं बेटा जो आभास संख्या होती है। आपके पेपर में आभास संख्या जरूर पूछता है, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी आभास संख्या है? टोटल 25 होता है। ऐसे पूछ देगा कि 1 से लेकर के 25 तक कितने हैं, तो उसके 15 होते हैं। लेकिन 1 से 50 तक 15 होते हैं, लेकिन 1 से 25 तक के 9 होते हैं। ऐसे याद रख लीजिए। 1 से लेकर 100 तक कोई पूछेगा कितनी आभास संख्या है, तो 25 है। लेकिन कोई पूछेगा 1 से 50 तक कितनी है, तब 15 है। और कोई पूछेगा 1 से लेकर के 9 तक कितनी है, तो आप 9 तक कह रहा हूँ, 25 तक कितनी है, तो उसको याद कर लीजिए 9 होगा। बस इतना याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। पेपर में आए हुए इसलिए मैंने इसको करा दिया। चलिए आगे की आप क्वेश्चन और करा रहे हैं। देखिए आप पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है, फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक क्वेश्चन ऐसे आपको दिख जाएगा, जैसे 3 से गुणा करके बनी 100 तथा 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या है? 3 की गुणा 100 तथा 200 के बीच, देखिए इसमें लिखा है 3 से गुणा करके बनी 100 तथा 100 मतलब 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग।
तो 3 कब से गुणा का मतलब ये होता है कि जो 3 के पहाड़ा में आते हैं, तो ऐसी संख्या है और उनके योग पूछा है बेटा कि योग कितना। तो देखिए हमें योग तो पता नहीं है, लेकिन एक सूत्र है हमें। देखिए बेटा, आप एक काम करिए, आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि भैया n प्राकृत संख्या के लिए, यानी हम ये देख लेते हैं कि भैया एक योग निकालने का क्या सूत्र होता है। तो योग निकालने का ये सूत्र होता है, जैसे यानी 1 से लेकर के 100 तक पूछा जा रहा है, 100 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या है, प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या है। तो ये बताइए, आप ये बताइए अगर सबका योगफल निकालेंगे तो आप कितना पास समय नहीं है, तो 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या तो निकाल नहीं सकते कि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और डैश डाल करके यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो अपन इसमें इस तरह के क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता 1 से लेकर 100 n का वैल्यू कितना है, 100 है। एक सूत्र होता है n into n plus 1 upon 2, ये होता है प्राकृतिक संख्या निकालने का सूत्र। अब एक 1 से लेकर 100 तक बोला है, तो यहाँ हम 100 लिख देंगे और 100 में 1 जोड़ देंगे, 100 प्लस 1 कर देंगे और बटे 2 कर देंगे, तो 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब यहाँ 50 हो गया, तो 100 में 1 जोड़ा हो गया, 101 कहला गया, तो ये 0, अब इसके साथ हम गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, 50 को गुणा करना तो करिए, नहीं तो 0 रख लो यहाँ पहले, 5 1 5, 5 5 1 5, तो वो 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्या होती है, इनका योग कितना होता है, 50। लेकिन बात यह है, इसी तरह के सवाल अगर ये पूछ दे कि विषम संख्या का योग कितना होता है, विषम विषम संख्या का योग, तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या पूछेगा, तो 1 से लेकर 100 तक की अगर हम सम संख्या निकाल लें, तो 1 से लेकर 100 तक की अगर हम बात करते हैं बेटा, देखिए तो 1 से लेकर 100 तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये सम संख्या है 2 4 6 8 होता है। 100 तक की बात करते हैं, इसमें सम संख्या का योगफल पूछेगा, तो सम संख्या का योगफल निकालने का सूत्र ये होता है बेटा कि आपको एक सूत्र और है जो डायरेक्ट सम निकलेगा, n into n plus 1 upon बस, ये आपका डायरेक्ट सम संख्या निकालेगा, विषम नहीं, सम नहीं, सम संख्या। तो इसके लिए n का मान देखिए बेटा, अगर 1 से लेकर 2 से लेकर 100 तक बोल रहा है और सम संख्या हम जान चुके हैं 2 4 6 होता है, तो यदि 100 बोले तो उसका आधा, यदि हमें 100 बोल रहा है तो उसका हाफ 50, क्योंकि 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होंगे, तब जाके 100 संख्या होगी। तो यहाँ पे n का मान उसका आधा रखा करोगे, ये बस ध्यान रखना। तो यहाँ पे n का मान हमें 100 है, तो इसको 50 रखेंगे और 50 में 51 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 0 रख लेंगे, 5 1 5 और 5 25, यानी 2550 जो है ये सम संख्या का योगफल। तो आपने सम संख्या का योगफल जान गया। अब आप सोचेंगे कि सर ये विषम संख्या का योगफल कैसा है, हम विषम संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे, तो विषम संख्या अब इसी में कह देगा कि 1 से लेकर के 100 तक के विषम संख्या का योगफल क्या हो, ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक के सभी विषम संख्या का योगफल अगर पूछ देगा तब क्या करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि विषम संख्या का सूत्र ये होता है, देखते जाइए सूत्र बस लिखते जाइए, बाकी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो विषम संख्या किसे हम कहते हैं, तो विषम संख्या मतलब होता है बेटा जो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसी चीजें विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या का सूत्र ये होता है केवल n स्क्वायर। आप कहोगे सर n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर का मतलब जैसे 1 से लेकर 100 तक का बोला, तो 1 से लेकर 100 तक में विषम संख्या 50 होंगी और 50 सम संख्या होगी, तो 50 यानी आप n की जगह पे आप लिख दोगे 50, तो अब आप इसका 50 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो 50 स्क्वायर 50 गुणे 50 कर दोगे, तो आपका 0 0 दोनों आ जाएगा, 55 25, यानी 2500 विषम संख्या होते हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक की कोई विषम संख्या पूछेगा तो 25। अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिए 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 1 से लेकर के 100 तक के सम संख्या, विषम संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। तो ये 3 तो जो सूत्र मैंने लिखाया है, ये सूत्र आप लोगों को ध्यान में
रखना है। तो यानी स्क्वायर होता है इसका विषम संख्या का, और सम संख्या क्या होता है n+1, और उसका प्राथमिक संख्या का n+1/2। ये ठीक है, तो इस चीज को अभी याद रखें। अब आप लोग ये बातें बिल्कुल क्लियर करा दी मैंने, और अपनी तरफ से अब एक चीज और आता है पेपर में जो आपको और जानना, फिर हम इनकी सभी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। फिर ये आता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये नंबर क्या 8 से कटता है, या 4 से कटता है, या 2 से कटता है। ये बिना भाग दिए हुए हम कैसे जानेंगे कि कोई नंबर दिया हुआ है वो किस किस संख्या से कटता है। इसका मतलब है कि आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको किसका नियम आना चाहिए, विभाज्यता का नियम आना चाहिए, डिविजिबिलिटी का नियम, रूल्स आना चाहिए। तो विभाज्यता का नियम क्या होगा, देखिए विभाज्यता का नियम ऐसा होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए किसी, पहले दो का नियम जानिए। दो का नियम क्या, लिखती जाइए समझ में आ जाएगा। दो का नियम क्या होगा, कौन ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है। तो 2 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंत में क्या आए बेटा, अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, मतलब अंत में, और 0 आए। किसी भी संख्या के अंत में इकाई या बात कर रहा हूं, किसी संख्या की इकाई में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, ऐसी संख्या 2 से कटेगी। ये बताओ, ये संख्या देखो अंत में 8 है, यानी ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 4 का नियम। कितना पढ़ेंगे बेटा, 4 का नियम। 4 का नियम कैसे जानेंगे, 4 का नियम ऐसा नियम होता है बेटा, ऐसी संख्याएं जो अंतिम किसी भी संख्या की, याद है ना, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 ऑप्शन हैं। क्या करेंगे, लिखते जाना, किसी संख्या के अंतिम के 2 ऑप्शन, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अक्षर को लेना है और उसे हम 4 से भाग देंगे। अगर वो 2 अक्षर कट गया तो आपको सब में भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें हम देखें 78 है, तो 78 में अगर हम 4 का भाग देते, 4 एकम 4, 7 3 आ गया, 38 हो गया, 4 9 36, ये 2 आ गए, यानी ये नहीं कट रहा है। जब ये नंबर 4 से नहीं कट रहा है, इसका अंतिम का 2 डिजिट, तो ये नंबर पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। समझे बात को नहीं? तो इसलिए ये 4 का नियम इस तरह होता है। अब कहोगे सर हमें 8 का नियम भी इसमें इसी आधार पर लिख लीजिए क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। 8 का नियम, 8 का नियम ये होता है बेटा, जब देखिए एक अंक का, 2 का नियम ये था कि किसी एक अंक को लेना है और एक अंक नहीं कट रहा है कट जाए। 4 का नियम क्या है, 2 अंक को लेना है, 2 अंक 4 से कट रहा है कट जाए। और 8 का नियम है 3 अंक को उठाना है, अगर 3 अंक, ये 3 अंक इसका 678 कहलाएगा, अगर ये 8 से कट गया तो ये पूरी 8 से कट जाए, तो ये नंबर जो है 8 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे देखते जाइए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम इसको समझेंगे। अब हमारे बात ये है, यहाँ पे समझिएगा। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि 8 का नियम बन गया, 4 का नियम बन गया, 2 का नियम, अब 3 का नियम क्या है। 3 का नियम, 3 का नियम ऐसा होता है बेटा, कोई भी नंबर है जैसे 5 6 7 8, ये नंबर है। अब इस नंबर को बिना भाग दिए हुए, अगर ये नंबर है और इन नंबर को हम जानना चाहते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इन नंबर को बिना भाग दिए हुए कैसे जानेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 का नियम ये होता है कि जैसे ये जितने नंबर दिख रहे हैं इनको सबको जोड़ दोगे, 5 6 7 8, इन नंबर सबको जोड़ दोगे और इनके जुड़ा हुआ योग, जो योग फल बनेगा वो अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए 6 5 11, 11 और 7 18, 18 5 24, यानी 24 जो आया ये 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 से कट रहा है, यानी ये पूरा नंबर 3 से कटेगा।
ठीक है। अब कहोगे सर 5 का नियम बता दीजिए। बिल्कुल 5 का नियम बहुत इजी होता है। 5 का नियम होता है बेटा, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो या फिर 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या हमेशा 5 से कटती है। तो इस नंबर को देख के क्या लग रहा है, ये 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इस संख्या के अंत में ना 5 है ना 0 है, तो ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 5 के नियम के बाद हम देखते हैं इसमें 7 का नियम या 6 का नियम। देखिए, तो 6 का नियम जान लो बस हो गया। 6 का नियम ऐसा नियम है बेटा, जैसे 6 है ना, तो 6 2 से और 3 से मिलकर बना, ऐसी संख्या जो 2 के नियम से भी कटे और 3 के नियम से भी कटे, ऐसी संख्या जो 2 के नियम से भी कटे और 3 के नियम से कटे, यानी मतलब समझ गए ना, 2 का नियम मतलब अंतिम में सम संख्या, और 3 का नियम मतलब सभी का योग 3 से कट जाए, तो वही नंबर 6 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो इस नंबर को देखने में क्या लग रहा है कि ये नंबर 3 से कट रहा है और अंत में सम संख्या, यह नंबर 6 से कट जाएगा। इस तरह 9 का नियम A to Z पूरी तरह से 3 के नियम के जैसा होता है। ठीक है, इसका किसका नियम? 9 का नियम। और बाकी मेन मेन चीजें बता दिया हूं, बाकी आपसे बन जाएगा, बस इतना आपको पहले से जानना है। अब इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक क्वेश्चन और आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, जैसे एक क्वेश्चन दे देता है कि बेटा, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, देख लेना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर का योगफल दिया होगा। आप कहे होंगे सर हमने अभी तक तो 1 2 3 देखा, उसका योग तो निकालिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का मतलब इसका 1 का 2 बार गुना, 2 का 2 बार गुना 4, 3 का 3 बार गुना 3 का 9, 4 का 4 बार गुना 4 4 16। अब सबको फिर ऐसे करते कर 10 तक करना है और सबको जोड़ देना है, जो योगफल आएगा उसको लिखना है। तो ये तो आप जानते हो, इस चीज को तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन बात ये है कि भैया इतने के जानने के बाद हम कैसे जोड़े इसको। तो इसके लिए सूत्र होता है बेटा, अब वो सूत्र आपको याद करना है। वो सूत्र क्या होता है कि ए एन, देखिए क्या होता है बताइए, 4 इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या होता है देखिए, 4 ये होता है कॉमन, 4 ये होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 पूरे का अपॉन 4, 6 होता है। ये सूत्र होता है किसी भी स्क्वायर वाली संख्या। अब ये बताइए कहां तक बोला, 10 तक, यानी हम n की जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ को 4 को रहेगा कॉमन, n की जगह में हम लिख देंगे 10, और 10 और 1 11, भाई 10 n के वैल्यू 10 लिखेंगे, 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 ना हो जाएगा, और इंटू 2 गुणे n, n का मान क्या है देखिए 10, और प्लस 1, देखते जाइए, और अपान 6। ये बताइए यहाँ पे गुणा कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 4 हुआ और 10 11 दहाम 110, और 20 देखो 20 और दहाम दो, सॉरी 2 गुणे 10 है, 10 गुना 20, 20 और 1 21 बटे 6। 3 से काटेंगे तो 3 से 21, यहाँ 2 बचेगा, और 2 1 का 2, तो यहाँ 55 हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे 10 का आधा 55। अब यहाँ पे बचा 4 और यहाँ 55 और गुणे 7, इनका हम गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, यहाँ से 2, 4 पंजे 20, 2 22 गुणे 7। अब इसको गुणा 7 कर देंगे, भाई पहले इसके साथ गुणा कर देंगे, 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14, 1 पर 7 दूना 14, 1 15, 1540 हो गए। एक का 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर अगर हम निकालें, 10 तक का स्क्वायर का योगफल निकालें, तो इस सूत्र में रखें तो 1540। इस सूत्र को याद रखना जरूरी है।
अब हमारे पास एक चीज है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, उस प्रैक्टिस सेट को अब इसके बाद करेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे बेटा। तो प्रैक्टिस सेट बस इसके बाद होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसके वीडियो भी रिकॉर्ड वीडियो भी बीच में मिल जाते हैं, तो कभी कुछ चीजें अगर हट जाता है, नहीं समझ पाती है, तो दोबारा देख लेना। बाकी आपको फिर भी लगे रहना है साथ में। आज शायद वो नहीं आई है, क्या नाम है उनका, दीपाली, लेकिन आएगी वो, शायद मिस हो गया उनका भी। तो फिर भी उनको हम बोलेंगे, और सबको रहना जरूरी है क्लास में, तभी हम पढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ये वाला बात हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात एक चीज और करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए, अभी हम इसकी सभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपके सामने। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम साथ में पीडीएफ जितना मैंने पढ़ा रहा है, इस सब का पीडीएफ आप क्या करेंगे, पीडीएफ कैसे जान बता दे रहा हूं, कैसे आपको ढूंढना पीडीएफ। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, पहले आप जाएंगे एमपी पुलिस में, जैसे आप जुड़े ही हैं उसमें, आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे। स्टडी मटेरियल में पूरी साथ में आपको मिल जाएगी वो चीज, ध्यान रखिएगा। तो स्टडी मटेरियल में आपको ये मिल जाएगी सभी का पीडीएफ, जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, मतलब मैं जो जो क्लास ले रहा हूँ उसकी सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी ले लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, और अपनी तैयारी करके रखिएगा सब लोग मिलके। और एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म चाहे तो भर सकते हैं, इंग्लिश की क्लास में चालू करूंगा, इंग्लिश के क्लास के लिए आप देख लीजिएगा। और अभी मैं जो ये पीडीएफ ये कर चुका हूं, मैं अभी इसी को पढ़ा रहा था मैं। आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो देखिए बात हम लोग करते हैं। तो ये संख्या पद्धति जैसे आप देख पा रहे होंगे, प्राकृतिक संख्या मैंने, और इसके बाद मैं आपको बताया अभी पूर्ण संख्या के बाद। ठीक है, मैं आपको क्या पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या बताया, तो ये सही, इसलिए इस पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मैंने बता चुका है, वो समझिए। मैं आपको मेन ये चीजें देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं क्लियर करा दूं आपको। किसी भी संख्या का इस तरह क्वेश्चन जरूर देगा कि जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इस तरह है, जैसे 443 की पावर 52 या 526 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देख रखिए क्या पूछा है, 443 की पावर 526 का इकाई अंक क्या होगा। अब आप इसको सोचकर कहते हो कि ये कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व बहुत इजी होता है इसका। इसका 26 दिख रहा है आपको, इस 526 को हम क्या ले, 26 को हम जो इसका घातांक रहेगा उस 526 को हम सबसे पहले 4 से भाग दे देंगे। जब हम 4 से भाग दे देंगे तो इसमें देखते हैं शेष क्या बचता है। 4 एक कम 4, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 1 6, और 4 एक कम 4, तो इसका शेष बचेगा 2। जब इसका शेष 2 बचा, समझते जाइएगा। अब हमें ये क्या 443 रखा है, इसकी अंक पूछा, तो इसकी इकाई अंक को हम उठा लेंगे, यानी 3 को। इसका शेष कितना बचा 2, तो 2 का यहाँ पे पावर कर देंगे, तो 3 का पावर 2 यानी 3 त्रिकाई 9, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा 9 आएगा। अब आप सोचते हो कि सर ये 9 कैसे आया, तो 9 इसलिए इतना बड़ा नंबर था, इतना पावर तो कोई करेगा नहीं कि 526 बार गुणा करेगा, इसलिए एक नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत ये काम हुआ है, उसको मैं समझा देता हूं। देखिए बेटा, समझने की बात है, अच्छे समझ लेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। किसी भी पावर में कोई भी पावर रहे, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 25 की पावर अगर 120 है, ऐसे है, तो कह देगा भैया कि 120 है तो ये 5 है,
और इसका इकाई अंक क्या होगा। तब सोचोगे भाई ये 25 का हम 125 26 बार 120 बार गुणा कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जो घातांक है ना उसको सबसे पहले 4 से भाग दे देना है। तो 4 तिया 12, कट गया, जीरो यहां आ जाएगा, यानी 30, जीरो आ गया। मतलब अगर शेष फल क्या क्या है सुन लो, अगर 4 का भाग देने के बाद, सुनते जाइए, 4 का भाग देने के बाद अगर शेष क्या बचे, क्या आए बेटा, सुनते जाइए, अगर शेष 1 आता है तो जो घातांक रहता है उसको पावर में 1 करेंगे। अगर 2 आता है तो उसके जो इकाई अंक है उस पे हम 2 करेंगे। अगर 3 आता है तो उसके इकाई अंक में 3 करेंगे। और अगर 4 आता है या जीरो आता है तो उसके इकाई अंक में हम 4 करेंगे। घात में 4 करेंगे, जीरो में 4 करेंगे, ध्यान रखना। 1 आता है इकाई अंक 1 करना है, 2 आता है 2 करना है, 3 आता है 3 घाते करना है, और 0 आता है तो उसके घातांक में 4 करना है। अभी जो हमने 4 किया था, घातांक 0 आ जाए तो उसको 4 बार करना है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा देखो, ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको छोटा सा दिखता होगा, ज्यादा तो नहीं। यहां पे देखिए, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये 572 के घाते 443 का इकाई अंक 8 है, देखते हैं कैसे आएगा। 443 आपको ऊपर दिख रहा है, 443 में 4 का नियम क्या बताया था मैंने, 4 का नियम ये बताया था कि अंतिम में आपको नंबर उठा लेना है और उसको 4 से भाग देना है। शेष कितना बचेगा, 43 में 4 का, तो 4 एक कम 4, कट गया, 3 बचा, यानी शेष क्या बचा, 3। ये बताओ जब शेष 3 बचा है तब उसके इकाई अंक में कितना का पावर करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि शेष 3 बचा है। तो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 है ये। तो 2 की पावर में हम 3 करेंगे, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी इसका इकाई अंक 8। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। बस बेटा ये नियम कानून, नियम कानून से हम उसको हल करेंगे। आगे क्वेश्चन आए हम अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। महत्वपूर्ण सूत्र में जानने से पहले सुनिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए एक 3 जो है परिमेय, अंडर रूट 5 जो है अपरिमेय, अभी मैंने खुद बताया था, तो इसका जो गुणा आएगा तो 3 तो ये अपरिमेय ही संख्या होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूं जानने का। दूसरा पॉइंट है, दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होती है जो दोनों संख्या का योग के बराबर होती है। जैसे देखिए, दो क्रमागत संख्या के वर्ग, जैसे मान लो 1 है, 1 का वर्ग करो और 2 का वर्ग करो। अब इनके वर्ग कर दिए, 1 1 का 1 और 2 का 2 दूना 4 आ गया। तो अब इनका वर्गों का अंतर देखिए, 4 में अगर 1 घटाएं तो हमेशा 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही कह रहा है, दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होती है जो दोनों संख्या का योग के बराबर होती है। जैसे देखो, ये विषम संख्या तो हुआ, लेकिन अब देखो क्या इन दोनों संख्या जो वर्ग लिया था इनका योग के बराबर हो रहा है। तो कौन कौन संख्या में लिया था, 1 और 2 लिया था। तो आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 लिखो, को 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और देखिए इन दोनों के वर्गों को घटाए तो 3 आया कि नहीं आया। तो यही कह रहा है कि दो क्रमागत कोई भी संख्या ले लो, उसके वर्गों का अंतर एक विषम संख्या तो होगी और वह हमेशा दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगी। वर्ग ना करके ऐसे नॉर्मल योग करोगे तो आएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर तुम्हारे मन में एक संशय है तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रमागत 2 और 3 नंबर ले रहे हैं, तो जैसे 2 और 3 का योग कितना हो रहा है, 2 और 3 5 हो रहा है। देखते जाइए क्या इन दोनों के वर्ग का अंतर 5 आएगा, देखते हैं। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिकाई 9, तो 9 में 4 घटाओ 5 आया, हाँ। और एक विषम संख्या आया, हाँ। और ये 5 आया, हाँ। इसका मतलब हमारा सही है।
तो नियम समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन और है, देखिए, ना तो आभास संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। सुन लीजिए, एक की गणना ना तो आभास संख्या में होती है और ना ही भाज्य संख्या में होती है, ठीक है। दूसरा, केवल दो सम आभास संख्या है। जब कोई आभास संख्या पूछे आपसे तो हमेशा आपका सबसे छोटा आभास संख्या होता है 2, और सम संख्या में अगर देखा जाए तो 2 ही शुरू होता है। इसलिए सम संख्या में केवल एक ही आभास संख्या होता है, जो कि होता है 2 होता है, ठीक है। ये भी आप लोग जाने, इसके हिसाब से ये ऐसी तैयारी करनी है बेटा जो पेपर में मैक्सिमम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, 1 से लेकर कितने आभास संख्या होते हैं बताइए। अभी आ गए, भेजा ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें, आभास संख्या हो गई। अभी हम एक देखो, ए की पावर और बी की पावर आर, देख रहे हो, कोई भी नंबर है। यहां पे समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, मैं जो कहता समझिए। यहां पे आप यहां पे देखें, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, डी की पावर एस के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होगी? तो जितने पावर हैं बेटा, जैसे 1 2 3 4, पी क्यू आर एस, इनको जोड़ दोगे तो मिल जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए, इसका एग्जाम्पल इस तरह है बेटा, जैसे देखिए, ए की पावर पी यानी 2, अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इसी इसी बेस पे है। जैसे देखिए, अगर मैं 2 की पावर 3 ले रहा हूं, 5 की पावर 2 ले रहा हूं और 3 की पावर 2 ले रहा हूं, और मैं कह दूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अभाज्य गुणनखंड इन सब के पावर का योग, क्योंकि देखो 2 कितने हैं बोलोगे 3, 5 कितने हैं आप कहोगे 2 ठो है, मैं कहूंगा 3 कितने हैं तो आप कहोगे 2 ठो है, और इन सबको जोड़ दोगे तो 3 2 5 2 7, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या क्या कहलाएगी? 7 कहलाएगी। समझे बात को? यानी अभाज्य गुणनखंड, ये संख्या अभाज्य होनी चाहिए, ध्यान ये रखना। यानी अब सबसे छोटी छोटी नंबर होना चाहिए, इससे ज्यादा अब ना टूटे, उन्हीं का ऐसे पावर किया जाता है। अगर कहोगे सर अगर मान लो छोटी नहीं है, अगर इस तरह की संख्या हो तो क्या करेंगे? जैसे कि 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, अब इसमें अभाज्य भाज्य की संख्या पूछे, तब आपको क्या करना है कि पहले 2 की पावर 2 तो ठीक है, लेकिन 4 को पहले 2 की पावर 2 बना करके ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में भी 2 की पावर 2 है कि नहीं? 2 की पावर 2 और घातांक घातांक गुणा हो जाता है, तो 2 दूना 4, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना, 4 और 2 6, यानी अभाज्य संख्या क्या होगा? 6 होगा। क्योंकि भैया 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं था, उसे पहले हम अभाज्य संख्या में बदलना पड़ा, तब हमें ये करना पड़ा, ठीक है ना? समझ में आया? आ गया होगा। तो ये इस तरह मध्य प्रदेश पुलिस में अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसी के कॉन्सेप्ट पर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। जो शून्य होता है बेटा, वह ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। मतलब शून्य ना तो धन में होता है ना ऋण में होता है, ना इधर -1 -2 में होता है, ना +1 और +2 में, वो तो 0 0 बीचों बीच होता है, ये हम जानते थे पहले से। दूसरा क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही। सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती, बिल्कुल सही। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या जो हुई 1 से लेकर 100, सभी पूर्ण संख्या 0 से लेकर 100, और सभी पूर्णांक संख्या जो -1 से लेकर के +1 +2 माइनस दोनों मिला के, ये सभी संख्याएं वास्तविक रियल नंबर कहलाती है, बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन बना है, बन गया।
अच्छा क्वेश्चन है। एक है, अगर किसी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना, तो यही सूत्र मैंने अभी बताया है, बताया कि नहीं? ये सूत्र अभी इसके पहले पढ़ाया, क्वेश्चन भी कराया। तो ये सूत्र होता है n×n+1/2, ठीक है। और प्रथम n सम संख्याओं का क्या योग होगा? n×n+1 होगा। अच्छा, n सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या है? n×n+1/2। और n विषम संख्या का n², n वर्गों की संख्या n×n+1, 2n+6, ये हो गया। इसी तरह विषम संख्या के वर्गों का योग घनों का योग हो जाएगा। तो बेटा ये ऐसी तरह सूत्र लिख लो, इसका पावर 2 कर देना। इस तरह हम इसका निकाल लेते हैं और करते हैं। बेटा आज की क्लास में हमने इतनी सारी बातें को चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट सवाल जो पढ़ने वाले हैं वो ये है, देखिए, ये 3 से गुणा करके बनी 100 से लेकर 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? देखिए, अब आप ये बताइए कि 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या योग क्या होगा जो 3 का गुणा हो, मतलब 3 के पहाड़ा में, यानी विषम संख्या हो। तो देखिए 100 है, 100 के बाद 101, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। यानी 3 के पहाड़ा संबंधित हो, तो यानी 3 की टेबल में आता हो। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले 100 तक के कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं, तो हम 100 में 3 का भाग देंगे, तो 3 त्रिकाई 9, बचा 1 10, 3 त्रिकाई 9, 33 हुआ। ये 100 तक है। अब हम ये देखेंगे 200 तक कितनी है, तो 200 में अभी हम 3 का भाग देंगे भैया। तो देखो 3 छंग 18, बचा 2, और 3 छंग 18, 66 है। तो ये बताओ आप, 200 तक संख्या 66 है, समझते जाइए, यहां देखते जाइए। और इसमें 33 है, तो 66 में 33 घटाओगे तो 3 और 3, 33 बचेगा। 33 का स्क्वायर आपको कर देना है। जब 33 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको विषम संख्या मिल जाएगी। तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9, यानी ऐसी संख्याएं जो इससे कटती हो, तो उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं, जो आप इसका आंसर कुछ देर बाद देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा करके और इनका करना है। ये जो मैं आपके लिए दिया हूं, ये प्रैक्टिस सेट, ये आपको करना है ध्यान से। इन सब संख्याओं को क्या करना है? आपको करना है, चाहे जैसा बने, ठीक है। पहले करिए, नहीं बनेगा तो उसका प्रैक्टिस सेट हम कल करा देंगे। आज हम इसको इतना ही करेंगे, ठीक है। बी नंबर इसका 4950 होगा, क्योंकि 100 से हम 200 तक में ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 3 से कटते हैं। तो ऐसे नंबर आप पहले ढूंढ लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको जोड़ दीजिएगा, सभी संख्या का योगफल आपको मिल जाएगा। तो 4950 इसका सही आंसर आ जाएगा। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? इसका मतलब है 1000 में हम 45 से उसको भाग दे देंगे। 45 दूना 90 होता है, बचेगा 10, फिर 45 दूना 90, बचेगा 10। और यही 10 अगर इसमें हम जोड़ दें 1010 में, तो वो आपका आंसर डी ऑप्शन होगा, नहीं 10 होगा। क्योंकि जो शेष बच जाए इस तरह के क्वेश्चन में, वही इसका आंसर होता है। प्रथम 20 विषम संख्या का प्राकृतिक योग क्या है? तो मैंने एक बताया था, यानी स्क्वायर का फार्मूला है, तो 20 का गुणे स्क्वायर कर देंगे, तो 20 विषम 400, तो ये 400 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको पहले आप करिएगा, इसमें दिया हुआ है, जब नहीं बनेगा तब बताइएगा, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसके, लेकिन अभी आप लोग खुद करिएगा। अभी इसके लिए आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करने के बाद अब आपको सामने जो हम पढ़ाने वाले हैं,
देखिए इसमें जो हम लोग बात करेंगे, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, राज्य का गठन एवं विभाजन। तो देखिए ये मध्य प्रदेश जीके हम फिर से आ गए। मध्य प्रदेश जीके में अभी तक हमने जो जहां तक पढ़ाया उसके बाद आज राज्य का गठन एवं विभाजन के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी थोड़ा सा हाल ही में। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अब इस चीज को समझिए। यहाँ पे राज्य का गठन एवं विभाजन में हम पढ़े, तो देखिए मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्ण भू अवेष्टित राज्य है, जिसे ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया में बरार, महाकौशल के प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासत के कुछ भाग सम्मिलित थे। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले हमारा मध्य प्रदेश चारों तरफ से किससे घिरा है, आप जानते हो। ये हमारा मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, इसलिए भू अवेष्टित राज्य कहते हैं। और इसमें सेंट्रल इंडिया में बरार, महाकौशल के प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस एवं छत्तीसगढ़ बघेलखंड की रियासतें कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। अब हम बात करते हैं राज्य का गठन। तो देखिए मध्य प्रदेश 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेश को, जो सेंट्रल इंडिया था उसके प्रदेश को चार पृथक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं भोपाल राज्य में गठित किया गया। मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं भोपाल राज्य में विभाजित कर दिया गया। दूसरी बात, बरार और सेंट्रल प्रोविंसेस में छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बरार और सेंट्रल प्रोविंसेस में, जो बरार और सेंट्रल प्रोविंसेस बना था उसमें छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई तथा इसे पार्ट ए स्टेट में सम्मिलित किया गया। समझे, इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई तथा इसे पार्ट ए स्टेट में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन। सेंट्रल इंडिया की उत्तरी रियासत को मिलाकर, जो सेंट्रल इंडिया उसकी उत्तरी रियासत को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक पार्ट सी बनाया गया और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा बनाई गई। सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर के मध्य भारत का पार्ट बी बनाया गया और ग्वालियर तथा इंदौर को 6-6 माह के लिए मध्य भारत की राजधानी बनाया गया। भारत को भोपाल को पृथक पार्ट सी स्टेट राज्य बनाया गया तथा इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। तो क्या ऐसे क्या बनाया गया इसकी बात समझिए। सबसे पहले हम अगर बात करें तो देखिए बरार और सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। सबसे पहले बरार और सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया और इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई। इसे पार्ट ए में सम्मिलित किया गया। सेंट्रल इंडिया की उत्तरी रियासत को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक पार्ट सी बनाया गया, जैसे देख पा रहे हो, और इसकी राजधानी रीवा बनाई और इसकी पश्चिमी रियासत को मिलाकर मध्य भारत के पार्ट बी बनाया गया और ये ग्वालियर और इंदौर को 6-6 महीने के लिए मध्य भारत को राजधानी बनाया गया। भोपाल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट राज्य बनाकर उसकी राजधानी भोपाल बनाएगी। इतनी बात आपने अभी जाना। अब हम आगे बात करते हैं, जब पुनर्गठन आयोग आया 1953, तो राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो 29 दिसंबर, समझते जाइए, 1953। बेटा एक बार फिर समझिए, 29 दिसंबर 1953 को गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली तथा सदस्य पंडित हृदयनाथ कुजरू व डॉक्टर के.एम. पडिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने, अगर हम बात करें, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की। आयोग की अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को
तत्कालीन मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले, ठीक है, मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिलों तथा राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मिलाकर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया, समझे। और इसके बाद मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था तथा इसमें 43 जिले थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। फिर इसके बाद 25 मई 1998 को BR दुबे आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का गठन किया गया। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया। इसके बाद वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में 12 संभाग 61 जिले सम्मिलित थे। ये बात हो गई मध्य प्रदेश के पूर्व की बात, 1953 से लेकर के 2000 तक की बात। अब देखिए, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा 1 नवंबर 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्वी मध्य प्रदेश के 16 जिले कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, चंपा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा सम्मिलित थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 9 संभाग एवं 45 जिले शेष रह गए थे। क्षेत्रीय विकास के दृष्टि से राज्य सरकार ने बोस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बुरहानपुर, अशोकनगर तथा अनूपपुर, क्रमशः बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से पृथक हुआ था। अनूप नाम का आदमी सहता बहुत था, इसलिए शहडोल। अशोकनगर के अशोक जी कई गुना बलशाली थे तो गुना, बुरहानपुर बुरे लोग बहुत खंड खंड करते रहते, बुरहानपुर, इनसे जो है अलग होकर के ये बने। अलीराजपुर, सिंगरौली नामक 2 नए जिले वर्ष 2008 में क्रमशः झाबुआ तथा सीधी जिलों से पृथक करके बनाए गए। 2008 की मैं बात कर रहा हूं। झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर, झाबुआ अली, सिंगरौली को सीधी सिंगरौली, याद कर लेना, इससे पृथक करके बनाया गया। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नामक 91वां जिला बनाया गया। इसे 16 अगस्त 2013 में बनाया गया। शाजापुर जिले के आगर, बड़ौद, सुसनेर एवं नलखेड़ा तहसीलों को मिलाकर बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को राज्य का 52वां जिला निमाड़ी अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप बात करें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 10 संभाग हैं, 52 जिले सम्मिलित हैं। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है और प्रदेश में 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया है। दोस्तों,
आज जो भी बात हुई वो इसमें हुई। अब हम जब भी बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिरे से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए, आज आज यहीं तक क्लास रहेगी और इसके लिए आपको हमेशा एग्री रहना पड़ेगा। थैंक यू।